नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का विशेष बुलेटिन अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले जल्दी से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। विधायक दुर्गेश्वर लाल ने भेड़ पालकों से की बात, मुलाकात कर उनकी समस्याओं के त्वरित निदान की कही बात। दून अस्पताल में बच्चों के इलाज के लिए राहत भरी खबर, 1 साल तक के बच्चे का होगा मुफ्त इलाज, परिजनों को ओपीडी से लेकर भर्ती रहने तक इलाज का नहीं देना कोई खर्च। लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज, बीजेपी ने की पूर्णकालिक विस्तारकों की नियुक्ति, 70 विधानसभाओं में पूर्णकालिक विस्तार की नियुक्ति। शहर में फायर टीम का रिस्पांस टाइम होगा कम, मुख्यालय के माध्यम से 4 फायर स्टेशनों का प्रस्ताव भेजा, जल्द ही किया जाएगा क्रियान्वित। इस वक्त एक खबर सामने आ रही है, मौसम विभाग ने उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे की जारी की चेतावनी। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में 2 दिन घना कोहरा रहने की चेतावनी। मौसम विभाग ने 30 दिसंबर तक घने कोहरे का येलो अलर्ट किया जारी। मौसम विभाग ने 30 दिसंबर से 5 पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की जताई संभावना। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना। इन जिलों में 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर बर्फबारी की भी संभावना। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तरकाशी के पुरोला विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने भेड़ पालकों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के त्वरित निदान की बात कही है। आपको बता दें कि पुरोला विधानसभा क्षेत्र में आय का मुख्य साधन बागवानी और भेड़ पालन है। पिछले दिनों क्षेत्र के भेड़ पालक अपनी भेड़ों को चराने के लिए देहरादून के रायपुर क्षेत्र में आए थे। यहाँ पर उनके 300 से अधिक भेड़ों की किसी अज्ञात बीमारी के चलते मौत हो गई। अक्सर परमिट लेकर उत्तरकाशी के भेड़ पालक देहरादून में अपनी भेड़ों को चराने के लिए आते रहते हैं। विधायक दुर्गेश्वर लाल ने इस विषय को लेकर प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा से भी मुलाकात की है। आने वाले दिनों में वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर उचित मुआवजा देने की मांग करेंगे। एक बहुत बड़ा दुखद विषय है कि मेरी जो विधानसभा खास करके पुरोला विधानसभा, ये एक सीमांत विधानसभा और हम जो है हमारा जो मूल व्यवसाय है भेड़ और पेड़ है और ये एक बहुत बड़ी समस्या आई है। एक अज्ञात बीमारी की वजह से जो मोटी धार में मसूरी के जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट के रायपुर ब्लॉक में हमारे जो है जो सर्दियों के मौसम में जो है भेड़ बकरियां चरान चुंगान के लिए आती है, क्योंकि हमारा परमिट जंगल का परमिट होता है यहाँ पे, लेकिन किसी अज्ञात बीमारी की वजह से मोर देन 300 बकरियां जो है मर गई है। और ख़ास करके मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो हमारे जो भेड़ाल है, जो भेड़ बकरी पालक है, उनकी जो व्यवसाय है वो सिर्फ उसी से जुड़ा हुआ था। वो हमारा व्यवसाय का एक मुख्य साधन था, लेकिन अब समस्या ये हो गई कि उनके लिए आर्थिकी की जो है बहुत बड़ा संकट आया है। और मैं जो है परसों मैं खुद गया था, घटनास्थल पे गया था। रोड से कम 4 से 5 किलोमीटर गहराई पे जो है जंगल है, वहाँ पे जाके मैंने भेड़ बकरियों के खुद निरीक्षण करके आया और अपने साथ जो है डॉक्टर्स की कंटिन्यू टीम लगी हुई है और देहरादून सीबीओ को भी मैंने जो है वहाँ घटनास्थल पे लेके गया। और साथ साथ निरीक्षण के बाद ये एक जो है समीकरण मिला है कि जो बीमारी है उसकी पीपीआर की कोई सिम्टम बताए जा रहे हैं। और मैंने इस संबंध में जो पशुपालन मंत्री है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, सौरभ बहुगुणा जी का, जिन्होंने जो है वो भी कंटिन्यू मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डॉक्टर की टीम को भेज रहे हैं। और माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि हम जो भेड़ पालक हैं उनके लिए उचित मुआवजे की व्यवस्था करेंगे। और मेरा भी पर्सनली एक ऑब्जेक्टिव है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी देहरादून नहीं है, मैं भी कल परसों ही आया, मैंने पूरे क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम में था। उसके बाद जैसे ही मुझे सूचना मिली मैं तुरंत जाके वहाँ जंगल में गया, भेड़ पालकों से मिला और वहाँ का निरीक्षण करके लाया। और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं उनके संज्ञान में ये चीज़ें रखेंगे। और मुझे विश्वास है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से किसानों के लिए, बागवानों के लिए, मजदूरों के लिए, एक गरीब के लिए अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति है, उसकी चिंता करते हैं, तो मुझे ये भी विश्वास है कि हमारे भेड़ पालकों को जो है उनकी जो आघात पहुंचा है, उनकी आर्थिकी पे संकट आया, उनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। दून अस्पताल में बच्चों के इलाज के लिए आने वाले परिजनों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि 1 साल तक के बच्चे के मुफ्त इलाज की सुविधा दून अस्पताल में मिलने जा रही है।
यहाँ तक कि परिजनों को ओपीडी से लेकर भर्ती रहने तक बच्चे के इलाज का कोई खर्च नहीं देना होगा। यानी जिस तरह से गर्भवती महिला का इलाज, जांच और भर्ती निःशुल्क होती है, उसी तरह 1 साल तक के बच्चे को भी निःशुल्क इलाज की सुविधा दून अस्पताल की तरफ से दी गई है। यह एक अच्छी पहल भी मानी जा रही है। उसी तरह 1 साल तक के बच्चे को भी निःशुल्क इलाज की सुविधा दून अस्पताल की तरफ से की गई है। यह एक अच्छी पहल मानी जा रही है। सरकार ने, हमारे उत्तराखंड सरकार ने 2 स्कीम इस तरीके की चलती है, जननी सुरक्षा योजना और एक ईजा बोई, जिसके अंतर्गत 1 साल तक के बच्चों को निःशुल्क उपचार और जांचें और दवाइयों के लिए इंस्ट्रक्शंस है, और वो हमने अपने सभी डॉक्टर्स को जो बच्चों डील करते हैं उनको बता दिया गया है। और बिलिंग पर भी हम लोगों ने इस चीज़ के ऑर्डर दे रखे हैं कि आगे से कोई भी इस तरह का इसमें चार्जेस नहीं लगेंगे, और 1 साल तक के बच्चों का राज्य सरकार की तरफ से पूरी तरह निःशुल्क उपचार है। तो आप लोग के माध्यम से अपील है कि आप सभी लोग इस बारे में अवेयर रहें। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। एक बार फिर से उत्तराखंड की 5 सीटों पर हैट्रिक लगाने को लेकर बीजेपी हर तरह से, हर स्तर पर तैयारियां कर रही है। यही वजह है कि अब प्रत्येक विधानसभा में पूर्णकालिक विस्तारों की नियुक्ति भी कर दी गई है। इस संबंध में बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा, प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में पहले ही विस्तारकों की नियुक्ति हो चुकी है और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और संगठन का विस्तार करने के उद्देश्य से प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं में पूर्णकालिक विस्तारकों की नियुक्ति की गई है। निश्चित ही विस्तारकों से आगामी चुनाव में पार्टी को मजबूती मिलेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के बूथ प्रबंधन और प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी जीते, इसको लेकर कर रणनीति बनाई है। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पहले लोकसभा स्तर पर एक पूर्णकालिक विस्तारक की नियुक्ति की गई, और अब 70 की 70 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक पूर्णकालिक विस्तारकों की नियुक्ति की है, जिसका प्रशिक्षण वर्ग काशीपुर में आज संपन्न हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये जो हमारे 70 विस्तारक हैं, ये पूर्ण रूप से अपना पूरा समय जिस विधानसभा में उनको पार्टी के द्वारा काम दिया जाएगा, वहाँ 24 घंटे पार्टी के लिए काम करेंगे। और वहाँ पर बूथ प्रबंधन और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की और प्रदेश की सरकार है, उनकी जो महत्वाकांक्षी योजना है, उसका आम व्यक्ति को अधिक से अधिक लाभ मिले, आम व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का वो काम करेंगे। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकिन विस्तारक जो योजना है, ये भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए भी और सरकार के लिए भी बहुत कारगर साबित होने वाली है। शहर में अक्सर आगजनी की घटना होने पर अग्निशमन पुलिस को घटना तक पहुंचने में समय लग जाता है, जिसका मुख्य कारण यातायात का अत्यधिक दबाव और फायर स्टेशन का दूरदर्स्त होना है। इसको लेकर डीजीपी अभिनव कुमार ने अग्निशमन को रैपिड रिस्पांस टाइम कम करने के निर्देश दिए। मुख्य अग्निशमन अधिकारी वीबी यादव ने कहा कि मुख्यालय के माध्यम से 4 फायर स्टेशनों का प्रस्ताव भेजा गया है, क्योंकि अध्ययन में माना गया कि अन्य जगहों पर रिस्पांस टाइम 15 मिनट है, जबकि देहरादून शहर में यह जाम की स्थिति के कारण 30 से 35 मिनट है। इसलिए यह प्रयास किया जा रहा है कि फायर यूनिट शहर के अन्य क्षेत्रों जैसे आईएसबीटी, प्रेमनगर, रायपुर, मसूरी डायवर्जन के पास होने से इस रिस्पांस टाइम को कम किया जा सकता है, जिसका प्रस्ताव भेज दिया गया है और जल्द ही इसको क्रियान्वित किया जाएगा। काशीपुर पुलिस ने 19 दिसंबर की रात आईटीआई थाना क्षेत्र स्थित हनुमान कॉलोनी में पिता और पुत्र को बंधक बनाकर पड़ी सशस्त्र डकैती के मामले में 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। आरोपी नगर क्षेत्र की बंद पड़ी काशीपुर शुगर मिल परिसर में एक और नई डकैती की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने अभियुक्तों की निशानदेही पर हनुमान कॉलोनी काशीपुर के अलावा मुढ़ा पांडे जिला मुरादाबाद में डकैती का माल बरामद किया गया। मामले का खुलासा करते हुए जनपद के एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि मुखबिर और सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस ने इस वारदात का पर्दाफाश कर दिया है। उन्होंने बताया कि सभी अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं। उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर डकैती डाल चुके हैं। पुलिस को इनके कब्जे से लूटा गया माल भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने 7 आरोपियों का चालान कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। क्राइम को भी बहुत मैच्योरिटी से हैंडल किया जी। संपूर्ण काशीपुर की टीम, उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि ये थाने का मामला है, वो थाने का मामला है। मैं आपको बता दूं, जसपुर, काशीपुर, कुंडा, ITI सभी के लोगों ने अपना अपना योगदान दिया। विशेष रूप से इसको लीड किया, इस ऑपरेशन को, जिसमें
फील्ड लेवल पे प्रवीण कोश्यारी लीड कर रहे थे। दिस इज शोइंग दैट टीम वर्क इज़ वेरी गुड इन उधम सिंह नगर। तो टीम वर्क का ये भावना है। बहुत बड़ी टीम हमने निकाला, विभिन्न जनपदों पे हमने रेड मारा, कैमरेस को देखते हुए, CDRs को देखते हुए, मैनुअल, टेक्निकल और सर्विलांस के माध्यम से, इन सभी का समागम से हमने इस बहुत बड़ा अंतर्राज्यीय गिरोह का वर्कआउट किया है। कुल मिला के बता दूं साथियों, ये बड़ा शातिर काइंड ऑफ अपराधी है। ये लोग वैसे तो दिन दहाड़े में, दिन के टाइम में वो मजदूरी, दिहाड़ी, पेंटर, रंगाई पुताई, ई रिक्शा चलाने का काम करते हैं, परंतु इनका आपराधिक इतिहास देख के मैं खुद हैरान हो गया हूँ। जो इनका गैंग लीडर है विनोद, उसके ऊपर 15 मुकदमे, उसमें 4 डकैती का है। तो ये दिन में तो ये सब काम करते हैं, फिर इसी टाइम में रखी करते हैं। उसके बाद जब ये डिसाइड करते करना है तो वो बिल्कुल सटीक तरीके से जाके वहाँ पे उन घरों में रेड मारते हैं, और वहाँ कोई भी विरोध करते हैं तो ये लूटपाट के अलावा डकैती भी करते हैं, बल प्रयोग भी करते हैं, और जान से मारने को भी आगे पीछे नहीं देखते। बहुत ही ब्रूटल गैंग है ये। इसलिए ब्रूटल है क्योंकि पैसा आने के बाद ये लाइफस्टाइल नहीं चेंज करते। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जल्द उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पैदल यात्रा करेंगे। हरीश रावत ने इसकी जानकारी देते हुए साफ कहा कि उनका हाल में एक्सीडेंट हुआ था, तब से चलने में थोड़ी तकलीफ होती है। हरीश रावत के अनुसार जल्द ही वो इसकी तारीख घोषित करेंगे। उनके अनुसार उनकी यात्रा अभी देहरादून में ही होगी। शरीर ने साथ दिया तो प्रदेश के और इलाकों में भी यात्रा करेंगे। मैं बीच में थोड़ा दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा चलने और वर्क के लोड को लेने की स्थिति में अभी नहीं हूँ, मगर समय हमारा इंतज़ार नहीं कर रहा है। बेरोजगारों का समय भी निकल रहा है, उनके करियर का सवाल है। कई परीक्षाएं जिसमें PCS मेन भी है शायद, जिसमें एक साल से ज़्यादा का समय हो गया है और अभी तक उनके रिजल्ट्स नहीं निकले। दूसरी और भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं जो उलझी पड़ी। आप नौजवानों को उलझा रहे हैं। भाजपा के लोगों की ने एक मानसिकता बना ली है कि जब हम बेरोजगारी के सवाल पर, महंगाई, भ्रष्टाचार या विकास के सवाल पर तो जीत नहीं रहे हैं, तो इन इश्यूज़ की तरफ ध्यान क्यों दें। जब सत्ता ध्यान नहीं दे रही है तो विपक्ष को अपना कर्तव्य पूरा करना पड़ेगा। तो विपक्ष धर्म है और मैं जिस सीमा तक उस धर्म को निभा सकता हूँ मैं निभाऊंगा। इसीलिए देहरादून बाज़ार में राजीव गांधी जी की मूर्ति पर, विशाल मूर्ति है, वहाँ से मैं एक एकांगी पद यात्रा स्टार्ट करूँगा। 2-3 दिन में अपने सेहत की स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद और डॉक्टर से परामर्श करने के बाद मैं तिथि भी डिक्लेयर कर दूँ। उत्तराखंड में GST चोरी को लेकर अब टैक्स कमिश्नर ने सख्ती शुरू कर दी है। टैक्स कमिश्नर अमित गुप्ता ने बताया कि GST चोरी करने वालों के खिलाफ लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। टैक्स कमिश्नर ने बताया कि पिछले 2 दिनों से लगातार कार्रवाई जारी है और GST चोरी के मामले में जो लोग भी सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती बरती जा रही है। टैक्स कमिश्नर ने बताया कि GST डिपार्टमेंट ने देहरादून में एक फेमस सूप बार रेस्टोरेंट में कुल 1.25 करोड़ की चोरी पकड़ी है। उसके बाद हमने बाकी सारा डेटा को नियमित किया है। जितनी उसमें जानकारी दी गई है उतना डेटा कानूनी रूप से दर्ज किया है। कुछ दिन पहले लगभग 5 करोड़ की चोरी के मामले में डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई की है। ठीक है, तो यहाँ पर देहरादून में जैसे आप जानते हैं फेमस सूप बार रेस्टोरेंट है, वो नील के रिटर्न फाइल कर रहे थे तो वहाँ लगभग 1.25 करोड़ की चोरी पकड़े हुए हैं और उन्होंने कुछ पैसे जमा भी करे। उसके बाद हमने फिर बाकी सारा डेटा एनालिटिक्स किया, जो बिल अपलोड हो रहे हैं उसमें जितना डेटा आ रहा है तो वो एनालिसिस किया और अभी हमने कुछ दिन पहले 18 जगह छापामारी करी और वहाँ पर लगभग 5 करोड़ के ऊपर जो GST की चोरी है वो संज्ञान में आई, पकड़ी गई और उसमें कुछ पैसा जरूर हुआ। तो बाकी जो कार्रवाई है उसमें इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है। प्रदेश भर में औषधि नियंत्रण विभाग में चल रही ड्रग्स इंस्पेक्टरों की कमी को दूर करने के लिए विभाग ने लोक सेवा आयोग को 19 पदों की लिस्ट भेजी है, जिसका इंतजार अभी बाकी है। जानकारी देते हुए औषधि नियंत्रक ताजवर सिंह जग्गी ने कहा कि प्रदेश भर में ड्रग्स इंस्पेक्टरों की भारी कमी चल रही है, जिसके चलते कई जिले समय पर कवर नहीं हो पा रहे। हालांकि लोक सेवा आयोग को अभी 19 पद भेजे गए हैं। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही प्रदेश भर में चल रही ड्रग्स इंस्पेक्टरों की कमी को पूरा किया जा सकेगा। अभी हमारे पास केवल 5 इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश में और लोक सेवा को 19 पद भेजे गए हैं।
तो जैसे ही आता है तो हम उसमें थोड़ा सुदृढ़ हो जाएंगे। फिर हमारे पास अभी क्या है कि इंस्पेक्टर के पास पूरे डिस्ट्रिक्ट है, 3-3, 4-4 डिस्ट्रिक्ट ओवरलोडेड है, तो हर डिस्ट्रिक्ट को जाना पड़ता है, वोट केसेज और इस सब में। तो उसकी मॉनिटरिंग करता रहता है रेगुलर बेसिस पे, ऐसा नहीं कि उनको नहीं सूचित होता है। हो सकता है कि हम इसको ज़्यादा सही ढंग से प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, वो थोड़ा बाजपुर रोड स्थित एक होटल के सभागार में बीजेपी की 2 दिवसीय प्रदेश पदाधिकारी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मिशन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विस्तार से बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा हुई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हमारा प्रत्याशी चेहरा नहीं होता, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होता है, जिसको राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। भट्ट ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से भारत में विकास की गंगा बह रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की 5 सीटों सहित पूरे भारतवर्ष में कमल ही कमल खिलेगा, जिसको कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से ही कमर कस चुका है। उन्होंने आगे कहा कि जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारी और सह प्रभारी सभी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हो रही है। प्रत्याशी परिवर्तित नहीं होता है, हमारा प्रत्याशी घोषित रहता है कमल का फूल। कमल का वाहक कौन व्यक्ति होगा वो अलग हो सकता है, हम जिताते कमल के फूल में, व्यक्ति को नहीं जिताते। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि वाहक का निर्णय, कमल के झंडे का वाहक का निर्णय ये केंद्र नेतृत्व करेगा। जो भी होगा उसका नाम भी समय पर आप तक पहुँचेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। उत्तराखंड का विशेष बुलेटिन अपना उत्तराखंड। नमस्कार।